अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो आपको याद होगा मैंने वहाँ पे बताया था आपको, हम लोगों ने डिस्कस करा था जो पहला लेक्चर था ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म का। उसके अंदर हम लोगों ने ये कोशिश करी थी ये ढूँढने की कि आखिर नेचर के अंदर मैग्नेटिज्म आता कहाँ से है। तो हम लोग उसको डिस्कवर करने के लिए या कह सकते हो उस चीज़ को ढूँढने के लिए हम लोग बिल्कुल डीप में गए और हमने देखा एटॉमिक लेवल से ही मैग्नेटिज्म की शुरुआत होती है। हमने देखा कि न्यूक्लियस के आस-पास जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो वहीं से मैग्नेटिज्म आया है। कैसे? ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन कभी मूव करेगा, रोटेट करेगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनि डायरेक्शन इज नोन एज़ करंट। तो वो करंट बनाएगा और जैसे ही करंट पिक्चर में आएगा तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आ जाएगा और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाएँगे या फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने जो पहला लेक्चर लिया था वहाँ पे मैंने बताया था कि जो मेन रीज़न है अगर एटॉमिक लेवल पे बात की जाए तो नेचर जो आपको मैग्नेटिज्म दे रही है वो कहाँ से दे रही है, ड्यू टू द ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में जो रोटेशन है, मूवमेंट है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मिल रहा है। और हर एटम यानी कि छोटा सा अगर एटम है तो वो क्या करेगा, एक स्मॉल मैग्नेट की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ पे हर एटम, मैंने गलत वर्ड यूज करा है, हर एटम नहीं, कुछ एटम ऐसा बिहेव करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे बात समझ में आ रही है ये चीज। नाउ इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि एस ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स तीन मटेरियल हमने बनाए। पहले थे नेचुरली मैग्नेट, ऐसे मटेरियल जो क्या होते हैं, जो बाय नेचर जिनके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मौजूद होता है, यूनिडायरेक्शनल डायपोल मूवमेंट। क्लियर हो गया? एग्जांपल था मैग्नेटाइट एंड लोडस्टोन, हमने देखा था। दूसरे मैंने ऐसे बताया आपको मटेरियल जो कि नेचुरली नॉन मैग्नेट थे, वो मटेरियल जिनके अंदर कोई डायपोल मूवमेंट ना तो होता है और ना ही हो सकता है, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गए, यानी कि ना तो इनके अंदर किसी भी तरीके का डायपोल मूवमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही ये आगे भविष्य में करेगा, यानी कि तुम इसे मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। देन तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, वो थी आर्टिफिशियल मैग्नेट या कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये वो प्रॉपर्टी, ये वो ऐसे मटेरियल रहते थे जो कि नेचुरली तो इनके अंदर कोई भी डायपोल मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनको कैन बी मैग्नेटाइज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, आपको याद होगा मैंने इसको बहुत ही हाईलाइट करा था कि कैन बी मैग्नेटाइज, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को मैंने उठाया था। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इनका पूरा परिवार है, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं उनका पूरा एक खानदान मौजूद है और उसको हम लोगों ने 5 कैटेगरी में बाँटा था। वो थे डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी। ये 5 कैटेगरी बाँटी थी और मैंने आपको बताया था ये पाँचों कैटेगरी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है मैग्नेटिक मटेरियल के। तो इस लेक्चर के अंदर मैं यहाँ पे एक पहली कैटेगरी पकड़ूंगा। मेरा नाम प्रांजल है और आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। ये वो कैटेगरी, पहली कैटेगरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। सारी चीजें मैं आपको विजुलाइज करा दूंगा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करता हूँ डायामैग्नेटिक मटेरियल की, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में अगर आपसे कोई लेमैन पूछे, लेमैन मतलब कोई रिक्शे वाला, कोई ऑटो वाला, आपके घर का कोई सदस्य पूछता है जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आप उसे सिंपल एक लाइन में आंसर दे सकते हो कि ऐसे मटेरियल जो कि रिपेल बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे मटेरियल, आप जैसे अगर मैं बात करता हूँ आयरन की, आयरन को अगर तुम मैग्नेट के पास रखोगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा। आयरन जो है वो उस मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेगा या कह सकते हो खुद मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन डाया मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं कि अगर हम उनको किसी मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो उसे रिपेल करेंगे, यानी कि ऐसा लगेगा कि वो जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल है वो खुद में अपने आप में एक मैग्नेट है और अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिपेल करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, वो रिपेल करेगा या रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक यूट्यूब ले लेता हूं। ये यूट्यूब वो वाला नहीं है जो आप देख रहे हो, यू शेप की एक ट्यूब ले लेता हूं, ऐसा समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम यू शेप की एक ट्यूब ले लें और उसके अंदर क्या करें, एक लिक्विड भर देते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, ये जो आप ब्लू कलर का लिक्विड देख रहे हो ये क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड है। अब जैसे ही इस डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो आप देख सकते हो एरो दिखा रहा है कि जैसे ही मैं नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये जो लिक्विड देख रहे हो ना, ये क्या होगा, नीचे की तरफ पुश होने लगेगा और एक तरफ से अप जाने लगेगा। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये लिक्विड जो हो रहा है वो रिपेल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर लिक्विड है, यानी कि ये जो लिक्विड देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है और ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल हो रहा है। ठीक, तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिपेल होता है उसे हम कहेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये फिगर एकदम क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट की बात चलते हैं। दूसरी अगर मैं कहूँ तो ये इसको ही मैं अगर पहली लाइन को थोड़ा सा घुमा के लिखूं तो मैं ये भी कह सकता हूँ ऐसे मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं।
रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से और रिपेल करते भी हैं दोनों, क्योंकि लगभग एक ही चीजें, एक दूसरे के कह सकते हो कि पैरेलल चीजें हैं। समझ में आ रही बात ये? तो पहली बात कि ऐसे मैग्नेट डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिपेल हो, और इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करें, रिपेल हों भी और रिपेल करें भी। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो मान के चलते हैं मैं मार्केट से एक नया डायामैग्नेटिक मटेरियल खरीद के लाया हूं, और जैसे ही मैं उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो देखो जनरली अगर हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर कहीं पे नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको पता होगा नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ट्रेवल करती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो ऐसे ये ट्रेवल करती हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? कुछ इस तरीके से। अगर इनके अंदर मैं कोई न्यूट्रल एलिमेंट रख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक न्यूट्रल एलिमेंट इसको रख दूंगा तो ऐसी पास होती रहेंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की, अगर मैं इसके अंदर नॉर्थ साउथ के अंदर क्या होगा, डायामैग्नेटिक रख दूं, तो मान के चलते हैं पहले ये लाइनें जो थी, यानी कि इन अब्सेंस ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, लाइन सीधी जा रही थी बिल्कुल इस तरीके से। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? लेकिन जैसे ही आपने डायामैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो क्या होगा, ये लाइन क्या होंगी, इस तरीके से रिपेल होने लगेंगी और ऊपर से जाने लगेंगी बजाय अंदर के जाने के। आयु समझ में आ रहा होगा? तो डायामैग्नेटिक मटेरियल ने क्या करा, जैसे ही डायामैग्नेटिक मटेरियल को आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो क्या करेगा, वो एकदम से रिपेल करने लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो ऐसे में क्या होगा, जो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधे जा रही थी, वो अब क्या होगा, सीधे ना जाके एक इस तरीके से साइडवेज होके जाएंगी। आई होप समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे ये पिक्चर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें एकदम क्लियर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हो रहा होगा कि देखो कैसे एक डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, जो आसपास की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उन्हें रिपेल कर देता है, उन्हें अपनी तरफ से डाइवर्ट कर देता है अपने पास से। समझ में आ रहा है? तो ये जो दो प्रॉपर्टी है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना और रिपेल होना मैग्नेटिक फील्ड से, ये जो प्रॉपर्टी है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की मेन प्रॉपर्टीज हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं बिहेवियर की, कि उसका नेचर कैसा है। और ये जो अभी दोनों हमने एग्जांपल देखे, ऐसा क्यों कर रहा है, इसको जरा समझते हैं कि आखिर क्यों डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। क्लियर हो रहा है? तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की, यानी अगर मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल को माइक्रोस्कोप लगा के देखता हूं तो मुझे पता चलेगा कि उसके अंदर नेट डायपोल मूवमेंट जो है वो 0 है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डायामैग्नेटिक मेटल जो होते हैं, इनके अंदर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर्ड मतलब इक्वल, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा एंड 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। अगर आपको ये नहीं पता तो अगेन मैं कह रहा हूँ, पहले लेक्चर से आप इस सीरीज को देखना शुरू करें तो बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। ओके, तो जब भी पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहां पे नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इस वजह से नेट डायपोल मूवमेंट हमारा जो अगर डायमैग्नेटिक मेटल को अगर आप नॉर्मली नेचुरल स्टेट में देखोगे तो उसका नेट डायपोल मूवमेंट 0 होगा। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करता हूं, इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ के अंदर रखता हूं। जैसे ही मैं इसे नॉर्थ साउथ के अंदर रखूंगा, एक एच फील्ड इंटेंसिटी की इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी एच अप्लाई करूंगा नॉर्थ साउथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो मुझे देखने को क्या मिलेगा, मैंने देखा कि अगर हम माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो मुझे देखने को मिलेगा कि इनके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन के डायपोल्स अलाइन मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम रखते हैं तो अब क्या होगा, नेट डायपोल मूवमेंट 0 नहीं रह गया, बल्कि क्या हो गया है, जो एटम्स थे, या कह सकते हैं जो माइन्यूट क्रिस्टल्स होते हैं या एटम्स होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल के, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल्स इंड्यूस हो गए हैं, यानी कि मैग्नेटाइज हो गए हैं। ठीक है, याद होगा ये वर्ड मैंने यूज करा हुआ है पुराने लेक्चर्स में कि मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे इस मेटेरियल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करी इसके ऊपर, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है कि डायपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। खास बात क्या होगी, ये जो डायपोल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो आपको अगर एक वर्ड में याद रहूं तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि स्मॉल डायपोल मूवमेंट इंड्यूसेस इन रिवर्स डायरेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, कि तो जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, यानी कि जो भी हमने पीछे दो केस देखे कि क्यों डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपेल कर रहा था या क्यों डायामैग्नेटिक रिपेल हो रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसके पीछे का जो रीजन था वो ये था कि जैसे ही इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा था तो इसके अंदर जो डायपोल इंड्यूस हो रहे हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहे हैं। यहाँ पे दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो रिवर्स डायरेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिवर्स डायरेक्शन, और दूसरा है स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल्स। ठीक है, तो स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल्स यानी कि आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे डायपोल्स, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो हो रहे हैं लेकिन थोड़ा ही है, बहुत स्मॉल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो स्मॉल डायपोल, स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल्स और रिवर्स डायरेक्शन, ये दो वर्ड आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं।
तो अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपसे कहा जाए कि ऐसा क्यों वो कर रहे थे, तो आप सिंपल सा रीजन दोगे कि भाई जैसे ही उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो वहां पे रिवर्स डायरेक्शन के छोटे छोटे डायपोल्स इंड्यूस हो गए, स्मॉल मैग्नीट्यूड के डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में हुए हैं, इसी वजह से रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि भाई अब क्या हो रहा है, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, ये देखो रिवर्स डायरेक्शन में हुए हैं, अगर मैं इन सबको सम कर दूं, यानी कि इन सबका, जैसे थोड़ा साफ कर देता हूं मैं, अगर मैं इन सबका सम ले लूं, यानी कि ये सारे जो नेट डायपोल हैं, इन सबको अगर मैं इनका डायपोल मूवमेंट ऐड कर दूं, तो क्या होगा, ये इनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है बाहर की तरफ, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट से, यानी कि इन सबका मिल के जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, और नॉर्थ की तरफ से जो फ्लक्स आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है। बात समझ में आ रही है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है देखो अंदर की तरफ, और इन डायपोल मूवमेंट का जो फ्लक्स है वो मिलके बाहर जा रहा है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपोज कर रहे हैं, यानी कि जो डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, वो अपोज कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है, और ये क्या है, तुम्हारी डायपोल फील्ड है, डायपोल के कारण डायपोल इंड्यूस्ड फील्ड, ठीक है। तो ये जो डायपोल इंड्यूस हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये तुम्हारी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायपोल इंड्यूस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्योंकि अपोज कर रहे हैं, इसीलिए क्या होता है कि जो फील्ड लाइन सीधे सीधे जा रही थी वो अब इस तरीके से ऊपर से जाएंगी, अंदर से पास नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे अपोजिशन देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। तो इसकी ये साइड नॉर्थ बिहेव करेगी और ये साइड साउथ बिहेव करेगी। क्लियर हो रहा है। यानी अगर तुमसे कहा जाए दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, और ये डायमैग्नेटिक मेटल रख दोगे तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा। तो देखो ये इसको अपोज करेगा, और ये जो है ये इसको अपोज करेंगे। तो देखो ये दोनों और ये दोनों क्या करेंगे, अपोज करने लगेंगे। क्लियर हो रहा है। तो क्यों अपोज कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो मैग्नेट बन के तैयार होगी तुम्हारी, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइजेशन कारण जो इंड्यूस होगी उसमें मैग्नेट, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी अप्लाइड फील्ड के। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ अब चलते हैं आगे। तो अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैंने यहाँ पे आपको बताया थे, दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा रिवर्स डायरेक्शन को अगर देखते हैं तो इसको बहुत हल्के मत लेना। रिवर्स डायरेक्शन में ये जो मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइज हुआ है, इसको हम एक नाम देते हैं इस प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि जब उसे मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो वो उस अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाए। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो वर्ड आया है डायामैग्नेटिक मटेरियल, वो कहां से आया है, वो इसी प्रॉपर्टी से आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके कारण जब उसे हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसके अगेंस्ट मैग्नेटाइज हो जाए, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। और ऐसे मटेरियल जो ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं कि अपोजिट इंड्यूस प्रॉपर्टी को, उन मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिज्म मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया। तो डायामैग्नेटिज्म सबसे पहले तो ये आएगी, यानी कि अगर जैसे कहते हैं ना कि मुर्गी आई पहले कि अंडा, तो सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले आएगा डायामैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले डायामैग्नेटिज्म आया। ऐसे मटेरियल जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हम लोग कहेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो आई समझ में आ रहा होगा, लिंक समझ में आ रहा होगा। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल नाम क्यों पड़ा भाई, हर चीज देखो घर में हम लोग एक दूसरे का नाम रख लेते हैं, उनके पीछे कोई रीजन नहीं होता, लेकिन जब साइंस की बात करते हैं तो वहां पे हर चीज के पीछे रीजन है। तो ये जो रीजन दिया गया है वो इसीलिए दिया गया, यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे नहीं रख दिया गया, ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि ऐसा मटेरियल जो डायामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेगा, उनको हम लोग कहेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप बिल्कुल समझ में आ रही होंगी चीजें। अच्छा अब तुमसे पूछा जाए डायामैग्नेटिज्म क्या है, तो डायामैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है अप्लाइड फील्ड के। क्लियर हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटिक डायपोल्स इंड्यूस होंगे, जो इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। यानी कि जो आपने फील्ड अप्लाई करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइज होने की जो खासियत है, इसको हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्वालिटी। नाउ इसके ऊपर लास्ट लेक्चर मैंने लिया है, आपको याद होगा, अभी बताता हूं उसके बारे में। क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं, तो क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, वो है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जिसको मैं कहता हूं काई। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैग्नेटिक, अगर आपको मैग्नेटिज्म समझना है, मैग्नेटिक मटेरियल को जानना है, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक लेक्चर मैंने तैयार किया हुआ है, जस्ट इसके प्रीवियस वाला लेक्चर ही मैंने आई थिंक अपलोड किया है इस पे। इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद ही आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है। ठीक है। तो अगर हम जब भी बात करते हैं, खैर इसको आप देख लेना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, कि मैग्नेटिक मटेरियल की जो क्वालिटी है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो पता चलती है हमें मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की टर्म से।
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बता देती है कि जो तुम मेटेरियल मार्केट से खरीद के लाए हो इतना महंगा, उसकी क्वालिटी क्या है। जितनी अच्छी क्वालिटी का मेटेरियल लोगे उतना महंगा मेटेरियल मिलेगा। आइयो समझ में आ रहा होगा। अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं। तो मैंने डायामैग्नेटिक मार्केट से खरीद के लाया, मैंने देखा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल की क्या खास बात होती है कि जब भी उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो डायपोल इंड्यूस होते हैं मैग्नेटिक डायपोल, वो अपोजिट होते हैं अप्लाइड फील्ड के। ठीक है, अब यहाँ से दो बातें, जो लास्ट स्टेटमेंट आपको याद है, अभी पिछली स्लाइड में मैंने दो स्टेटमेंट आपको बताए थे, वही दो स्टेटमेंट। पहली बात, पहली चीज है कि एक जो हमने ऑब्जर्वेशन करा कि इसके अंदर जो डायपोल अलाइंग होंगे वो छोटी क्वांटिटी के होंगे, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन, यानी कि समझ में आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे कितने छोटे छोटे से हैं, यानी कि छोटा ही मैग्नेटाइज हुआ, थोड़ा सा मैग्नेटाइज हुआ केवल। ठीक है, तो पहली चीज तो है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी कि देखो मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर, अगर आपने वही अभी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मेरा लेक्चर देखोगे तो ससेप्टिबिलिटी के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं ससेप्टिबिलिटी जानने के लिए। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा पोलैरिटी। ये दो चीजें हैं, ये दो चीजों से मिलके बनता है ससेप्टिबिलिटी। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन, यानी कि आप देख सकते हो छोटे छोटे डायपोल्स इंड्यूस हुए हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के, तो हम कह सकते हैं स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन। क्लियर हो गया। दूसरी अगर बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो वो है मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो डायपोल्स बनेंगे एक तो स्मॉल क्वांटिटी के बनेंगे, स्मॉल क्वांटिटी इन द सेंस छोटे मैग्नीट्यूड के बनेंगे, वीक बनेंगे, और दूसरा चीज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो अप्लाइड फील्ड है उसके अपोजिट बनेंगे। ठीक है, तो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन का अगर मैं बात करता हूँ डायमैग्नेटिज्म में, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ये लगभग आपके काई इसमें स्मॉल हो गया, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, 10⁻⁵ ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो क्योंकि स्मॉल मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इसलिए काई की जो वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है। कितनी होती है, 10⁻⁵ टाइम समथिंग होगी। क्लियर हो रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है इसका मतलब काई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस की है दोनों चीजें, यानी कि जब भी काई अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइज होगा तो काई नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड छोटा है इसलिए काई स्मॉल है। तो यहां से दो बातें क्या निकल के आई कि डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल की, तो वो उनका जो काई होता है वो क्या होगा, स्मॉल होगा और नेगेटिव होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ये दो बातें आपको याद रखनी है काई के बारे में। ठीक है, तो अगर तुमसे कहा जाए कि अब मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लेते हैं एक मटेरियल रखा है उस पर नाम मिट गया है उसका, ये नहीं पता चल रहा कौन सा है, लेकिन उसका काई पता है मुझे, तो तुम पूछोगे काई कितना है, तो आप कहोगे काई स्मॉल है और निगेटिव है। तो क्या हम इससे पता करके बता सकते हैं ये मेटेरियल कौन सा होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा, डायामैग्नेटिक। क्लियर हो रहा है। तो अगर तुम्हें काई पता है स्मॉल और नेगेटिव, तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गई पिक्चर। ओके, तो यानी कि अगर मैं इस पूरी पिक्चर को एक उसमें कंक्लूड कर दूं, ठीक है, एक कह सकते हैं एक शॉर्ट में, तो वो क्या कहूंगा मैं, डायामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करते हैं, किसी भी तरीके का जो जब अगर मैं विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ऐसे समय में कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन उन्हें तुम जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो वीक मैग्नेट डेवलप करेंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बोले, एक तो वीकली मैग्नेटाइज होंगे, वीक मैग्नेटिज्म डेवलप करेंगे, वीक मैग्नेट बन जाएंगे, और किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दो वर्ड आपको याद रखने, अपोजिट, वीकली मैग्नेटिज्म, मैग्नेट बनेंगे और अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेट बन जाएंगे। तो कभी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करूंगा तो वो एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। इससे कारण अब अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि मैग्नेटाइज हो रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये क्या करते हैं, अप्लाइड फील्ड को रिपेल करते हैं या खुद रिपेल होते हैं अप्लाइड फील्ड से। क्लियर हो गया ये चीज, सारी बातें जोड़ दी मैंने। अच्छा, मैंने आपको बताया था कितना होता है, 10⁻⁵ ऑर्डर का इनका मैग्नीट्यूड होता है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए ससेप्टिबिलिटी जो है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो कितनी है, -2 × 10⁻⁵, तो आप तुरंत ही बता दोगे इसको देख के कि माइनस है, इसका मतलब डायामैग्नेटिक होगा, और वीक मैग्नीट्यूड भी है 10⁻⁵। सोच के देखो कितना वीक मैग्नेट बनाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि गोल्ड हो गया। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड क्या है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इसकी ससेप्टिबिलिटी की बात करूं तो -3.6 × 10⁻⁵ लगभग इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है। दूसरा बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर की भी जो कॉपर भी क्या है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, -9.8 × 10⁻⁶, मतलब बहुत ही वीक एक डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि कॉपर को भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे रिपेल होगा, ऐसी गोल्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तीसरा बड़ा कॉमन एग्जांपल है वाटर, यानी कि आप सोच के देखो आसपास जो भी चीजें आप मैक्सिमम यूज करते हो वो डायामैग्नेटिक हैं। तो वाटर जो सबसे ज्यादा हम लोग पीते हैं ये भी एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है। इसकी ससेप्टेबिलिटी -9 इंटू 10⁻⁶। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक। नाउ एक लास्ट और मैं बता दूं, एक होता है बिस्मिथ। ठीक है, बिस्मुथ कह सकते हैं, बिस्मिथ कहते हैं, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है प्रोनाउंसिएशन इसका। तो ये जो होता है बिस्मुथ जो होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने में करते हैं, कई जगह यूज होता है। तो ये भी एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है और इसकी ये एक अच्छा डायामैग्नेटिक मटेरियल है। देखो इसका, देखो अगर यहाँ पे देखो तो -1.5 इंटू 10⁻⁴। तो देखो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो भाई ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द वाटर। यहाँ पे देख सकते हो, इन दोनों को भी कंपेयर करोगे तो लगभग लगभग 100 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। तो गोल्ड से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, कॉपर से 100 टाइम्स, वाटर से 100 टाइम्स। तो बिस्मिथ क्या है, एक कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो रहा है? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आप देख के बता सकते हो। तो इन चारों का एग्जांपल वैसे तो बहुत सारे होते हैं, डायमंड भी होता है, एक डायमंड भी एक डायामैग्नेटिक है। तो जितने भी जनरल जो आप देखने को मिलते हैं, गोल्ड, कॉपर, वाटर, बिस्मिथ, ये सब क्या है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। इन सब में अगर मैं पूछूं कौन सा ताकतवर है, तो बिस्मिथ एक स्ट्रॉन्ग डायामैग्नेटिक मटेरियल है। यानी कि अगर इन सबको तुम एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या करेंगे, सबके सब मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे, सबसे ज्यादा बिस्मिथ करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूँ। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, ये देखो मटेरियल जो है ये एक बहुत बड़ा एरिया है और मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द क्या मोस्ट रिसर्च्ड एरिया है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिसर्च इस समय करंट सिनारियो में चल रही है, बैटरीज को लेके, सुपर कंडक्टर्स को लेके, इन सब के लिए। तो मेरा ये काम है कि मैं आपको जो मटेरियल्स पढ़ा रहा हूँ वो एक बीटेक लेवल के कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि आपको थोड़ा सा एक रिसर्च का एक टच दे सकूं, एक जो लेटेस्ट एडवांसमेंट चल रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा सा डीप में जाके आपको समझा सकूं। पर क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कर रहे हैं, तो इसलिए जितना भी आपके लिए ज़रूरी था वो मैंने इस लेक्चर में डाल दिया है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, एक डिटेल में गया हूँ पर ज़्यादा मैंने आपके लिए एटॉमिक लेवल पे नहीं गया हूँ। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ उस लेवल पे जाके मैंने इतना डिटेल आपको नहीं बताया है। और उतना ज़रूरी भी, जितना मैंने आपको बताया है इतना आपके लिए सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई डीप थॉट है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं थोड़ा रिसर्च वर्क करूँ और अच्छे से आपको उसका आंसर दूँ। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। इस लेक्चर को देखिए, इस सीरीज को देखते रहिए और मैग्नेटिज्म आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।